ये कहानी है रतन नाम के एक गरीब किसान की, जो अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे गांव में प्रसिद्ध था। अरे भाई, चाहे तुम कुछ भी कह लो, मुझे तो लगता है कि रतन से ईमानदार इंसान इस गांव में ही क्यों, पूरे दुनिया में भी दिया लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अरे हाँ लखन भाई, एकदम सही कहा तुमने। अरे उसी दिन की बात ले लो जिस दिन मैं चाय पी के घर की ओर जाने ही वाला था कि रतन ने भी बोला कि उसके पास चाय के पैसे नहीं है तो वो बाद में दे देगा। और उसके बाद मैं भी घर आ गया और भूल भी गया कि चाय के पैसे लेने हैं। उसके बाद मैं तीर्थ में निकल गया 3 महीने के लिए, और 3 महीने बाद जब मैं यहाँ पे आया तब रतन खुद चल के आके मुझे 5 रुपया दिया। अरे भैया, मेरा यकीन कर, मैं भूल भी गया था कि चाय के पैसे लेने होंगे, पर रतन ने ईमानदारी दिखा के खुद अपने पैसे दे के गया। मतलब मैं क्या कहूँ, इससे ईमानदार इंसान मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। अरे नहीं नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में भगवान ने मुझे जितना दिया है मैं उतने में ही खुश रहने की कोशिश करता हूँ। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। भले ही मैं गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारूं, पर ईमानदारी का रास्ता मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्या करे, ईमानदारी के रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आती है और किस्मत भी अपनी साथ नहीं देती। अरे क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? और तुम्हारा मुंह भी कई दिनों से लटका हुआ है, क्या कुछ हुआ है? अरे ऐसी कुछ बात नहीं है दादा, बस आप लोगों को तो पता ही है कि खेतीबाड़ी की हालत कैसे चल रही है। और उसके ऊपर से मैंने पिछले साल अपनी बेटी की शादी करवाई थी, वो भी सेठ धनीराम से पैसे उधार लेके। हाँ भाई, तुम्हारी बेटी की शादी तो पूरा गांव हमेशा याद रखेगा। इतना धूमधाम से तुमने मनाया था कि क्या बताए। हाँ, अब उसी वजह से तो पैसे उधार ही लिए थे। लेकिन आपको तो पता है कि पिछले साल बाढ़ के कारण सारा फसल बर्बाद हो चुका था, इसीलिए बहुत नुकसान हुआ था मेरा, जिसके चलते मैं धनीराम के पैसे कुछ महीनों से दे नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं धनीराम अगर पता चलेगा उसको कि मैंने अभी तक उसके पैसे नहीं दिए हैं तो वो क्या करेगा। और आप लोगों को तो पता ही है कि धनीराम कैसा इंसान है। हाँ भाई, सही कहा। वो धनीराम, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो अपना पास का गांव का रामू है ना, उसने बस 10,000 रुपए धनीराम से उधारी लिए थे, पर किसी वजह से चुका नहीं पाया, तो धनीराम ने उसका पूरा जमीन कब्जा कर लिया। अब क्या बताए, 10,000 के चक्कर में लाखों का जमीन उसके हाथों से चला गया। अब धनीराम इंसान ही ऐसा है, क्या करे। हाँ भाई, बस उसी बात का तो डर लगा रहता है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। और इस महंगाई के बाजार में तो घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है, अलग से पैसे भी नहीं है बीज खरीदने के लिए। अरे तुम चिंता मत करो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तो बस उन्हीं के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि और तो मेरे पास कुछ बचा है नहीं। अब तो वही डुबा सकते हैं या हमारी नैया पार करवा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल इस साल पैसे नहीं है बीज खरीदने के लिए। पता नहीं क्या से क्या होगा। क्या आप लोग इसमें थोड़ी सी मदद कर सकते हैं मेरी? अरे नहीं भाई, कहा अब हम कैसे मदद करें, हम तो खुद ही गरीब है, हमारे खुद के पास पैसे जुगाड़ नहीं हो पा रहे हैं खुद के बीज खरीदने के लिए, तुम्हारी मदद कहाँ से कर दो बताओ। अच्छा ठीक है भाई, अब मुझे देर हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। हाँ भाई, मुझे भी देर हो रहा है, मुझे भी बाजार की ओर जाना है, कुछ काम है। और ऐसे ही दुख जताने के लिए तो बहुत लोग थे, लेकिन शहर बनने के लिए कोई भी नहीं था। क्या हुआ जी, आप ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हुए हैं?
कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि इस साल बीज के पैसे कहाँ से लाऊं। अगर बीज नहीं खरीद पाऊँ तो फसल भी नहीं उगा पाऊंगा और धनीराम के पैसे भी नहीं दे पाऊंगा। पता नहीं कैसे सब करूँ। अरे आप चिंता मत कीजिए जी, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ, यही उम्मीद है कि जल्द से रास्ता निकल आए, वरना हमें ही जाके रास्ते पे बैठना पड़ेगा। जब ये धनीराम को अगर अपने पैसे ना मिले तो तुम तो जानते ही हो कि वो कैसा इंसान है। वो छीन लेगा सब कुछ, या तो हमारी जमीन या तो हमारा घर, वो कुछ नहीं बख्शता। अच्छा सुनिए ना, मेरे शादी के वक्त मेरे माँ ने घर से मुझे कुछ गहने दिए थे। एक काम करते हैं, हम उस गहने को गिरवी रख के थोड़े पैसे ले लेते हैं और उससे बीज खरीद लेते हैं। बाद में जब फसल उगेगा तो उसको बेच के जो पैसे मिलेंगे उससे गहने छुड़ा लेंगे। इससे आपका काम भी हो जाएगा और हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। नहीं नहीं मालती, वो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, ये ऐसा मैं नहीं कर सकता। वैसे भी वो तुम्हारी अपनी चीज है, उसे मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो क्या आप मुझे अपना नहीं समझते? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस कह रहा था कि बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने जो कहा है वही होगा। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। वैसे भी मैं कहाँ तुमसे आज तक जीत पाया हूँ। अरे बस बस, अब ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है। आप ये पे इंतजार कीजिए, मैं गहने लेके आती हूँ। फिर मालती घर के अंदर जाती है और अपने गहने जो उसकी आखिरी निशानी थे गिरवी रखने के लिए लेकर आती है। ये लीजिए जी, संभाल के लेके जाना। तुम्हारा शुक्रिया मालती, तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। पता नहीं तुम्हारे बिना मेरा क्या होता। अरे अब बस भी जीजिए, अब जाइए जल्दी से। जिसे गिरवी रख के पैसे जो मिलेंगे उससे बीज खरीद के लेके आइए। अब जाइए। अरे सेठ जी, जरा इधर सुनिए तो। हाँ बोल, क्या हुआ? सेठ जी, मैं कह रहा था कि जो आपने रतन को पैसे दिए थे उसने अब तक इस महीने का किस्त भरा नहीं है। क्या उसने अभी तक इस महीने का किस्त नहीं भरा है? लेकिन क्यों? अब सेठ जी, मैं हिसाब करके देख रहा हूँ, बस इसी महीने का नहीं, लगातार 2 महीने से वो ना तो किस्त दे रहा है ना ही सूद। क्या ऐसी बात है? सेठ धनीराम से बड़े बड़े लोग उधार लेके चैन से नहीं रह पाते, और ये रतन 2 महीने से बिना डरे आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी फेंकते रहता है कि उससे ईमानदार इस गांव में कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 महीने से मैंने पैसे नहीं दिए उसमें। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पर टिल्लू, कुछ आदमियों को लेके जल्दी से बाहर आ जा, हमें अभी निकलना पड़ेगा। देखो रतन भाई, मैं तुम्हारी बात समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं इससे ज्यादा पैसे तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। लेकिन ये तो बिल्कुल खाती सोने का है, इसके लिए कम से कम 10,000 तो मुझे मिलने ही चाहिए। नहीं भाई रतन, ये तो बहुत पुराना हिसाब है। अभी के मार्केट में इसका इतना पैसा नहीं मिलेगा। अभी के भाव में मैं तुम्हें 7,000 ही दे पाऊंगा, और मुझे तो लगता है इसमें ढेर सारा खाद भी मिलाया हुआ है। चलो फिर भी मैं तुम्हें 7,000 दूंगा। समय से पैसे चुका के अपनी अमानत लेके जाना।
क्या हुआ जी, पैसे मिले? हाँ मालती, ये देखो बीज, मैं बीज लेके आया हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब कल से ही काम शुरू कर दीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द बारिश आने से पहले हम लोग बीज लगा के तैयार हो सके। हाँ भाई रतन, अरे सेठ जी, आप यहाँ पे अचानक? हाँ मैं, क्यों मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं नहीं सेठ जी, मेरा मतलब था कि बस अब चुप कर। जब तूने मुझसे ही पैसे लिए थे तो मुझे ही आना पड़ेगा ना, क्योंकि तू तो लाट साहिब है, पैसे वापस देने के लिए आ नहीं सकता। सेठ जी, असल में बात ऐसे नहीं है। आपको तो पता ही है कि पिछले साल बरसात के कारण सारी फसल डूब गई थी, और जितने भी मेरी बचत थी मैंने आपको पहले ही दे चुका हूँ। अब तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं 1 महीने तक घर के खर्च चला पाऊँ, तो फिर आपके पैसे मैं कहाँ से देता? हाँ, और इसलिए तुझे लगा कि उस सेठ के पैसे तो देने की जरूरत है नहीं। अरे नहीं सेठ जी, असल में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके पैसे जल्द से जल्द आपको लौटा दूंगा। ये देखिए, मैंने बीज भी खरीद कर लाया हूँ। कुछ दिनों बाद बरसात शुरू होने वाली है, और उससे पहले ही मेरी फसल तैयार हो जाएगी। फिर बरसात के बाद फसल उगते ही मैं उसको बेच के जो पैसे मिलेंगे सब आपको दे दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए सेठ जी। ठीक है, मैं तुझे बस 6 महीने का समय दे रहा हूँ। अगर इस समय के अंदर तूने मेरे पैसे मुझे नहीं लौटाए तो पहले मैं तुझे तेरे घर से निकालूंगा, फिर तेरी जमीन पे कब्जा करूंगा। और याद रखना ये बात कि सेठ धनीराम तेरी तरह पलटू नहीं है। मैंने जो बोला है वो मैं करके रहूंगा, इसीलिए इतनी जल्दी हो सके मेरे पैसे मुझे लौटा देना। चलो रे साहब, पता नहीं कहाँ से आ जाते बिचारी सब पैसे मांगने के लिए। अब दुखी मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मालती, सब तो ठीक करना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें खिलाऊंगा क्या? तुम्हें रखूंगा कहाँ पे? खैर, अब हाथ मुंह धो लीजिए। आपने बहुत मेहनत की है सारा दिन, कल से और मेहनत करना पड़ेगा। आइए, मैं खाना लगाती हूँ। मालती, मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ जी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। बाप रे बाप, आज तो बहुत धूप निकला है। मुझे तो लग रहा है कि सर चकरा के गिर जाऊंगा, लेकिन मुझे काम तो किसी भी हालत में पूरा करना ही पड़ेगा, वरना उस सेठ धनीराम के पैसे में नहीं चुका पाऊंगा। चाहे जितनी भी तकलीफ क्यों न हो, मुझे ये काम किसी भी हालत में आज पूरा करना ही पड़ेगा। उसके बाद रतन सारा दिन खूब मेहनत करता है। फिर शाम को रतन, इधर सुन तो करा। जी रामू भैया, बोलिए। अरे बोलिए क्या? हाँ, तुझे पता नहीं तेरे कितने पैसे जमा हो गए हैं? कब तक लौटाएगा मेरे पैसे? आज डूबा कल डूबा करते करते तो कभी वापस ही नहीं आ रहे हैं तेरे पैसे। एक बात कान खोल के सुन ले रतन, तू अपनी ईमानदारी की रोटी कहीं और जाके सीखना। यहाँ पे तू जाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे पैसे लौटा दे।
अरे रामू दादा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है, लेकिन मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे भाई, जब तेरे पास कुछ पैसे है ही नहीं तो क्यों मुंह उठा के चला आता है? अगर खाने की हैसियत नहीं है तो खाता क्यों है? और जब खरीद लेता है तो पैसे क्यों नहीं चुकाता है? और खुद को बड़ा ईमानदार कहता फिरता है गांव में। नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता ही है कि खेतीबाड़ी की हालत कैसे चल रही है। मैं तो अपना घर में बड़ा मुश्किल से चला रहा हूँ। ऐसे में थोड़ी पैसे की कमी हो रही है, लेकिन मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता भैया, मुझे अगले महीने तक मेरे पैसे वापस चाहिए बस। हाँ रामू दादा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके पैसे वापस देने के लिए। अब मेरा यकीन कीजिए, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। अरे भाई, इंसान कैसा भी हो, पैसों के सामने सबको झुकना ही पड़ेगा। अब चाहिए यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सब। और इसी तरह से ही आए दिन कोई न कोई रतन को बेइज्जत करते ही रहता है। उसके ईमानदारी के ऊपर सवाल उठता है। अरे, आपका मुंह इतना उत्साह हुआ क्यों है? कुछ हुआ है क्या? क्या बोलूं मैं मालती, सिर्फ सेठ के ही नहीं बल्कि पूरे गांव में लगभग अब मेरी उधारी हो चुकी है। आए दिन कोई ना कोई मुझसे पैसे मांगने रखते हैं, और अगर ना दे पाऊँ तो वो सब मेरी ईमानदारी के ऊपर शक करते हैं। अच्छा तुम्हें बताऊं मालती, अगर किस्मत ने हम लोगों का साथ नहीं दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो ईमानदारी से अपना काम किया था, लेकिन ज़्यादा बरसात के कारण मेरी फसल बर्बाद हो गई। अब इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा तो दिमाग भी खराब हो जाएगा मुझे लगता है। अरे आप इतनी जल्दी हार मत मानिए, हमें तो आज ही बीज लगाया है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, देखिएगा आपका मेहनत का फल जरूर मिलेगा आपको। फिर उसी रात को गांव में बहुत तेज हवा चलने लगी। अरे मालती देखो, लगता है आज बारिश होने वाली है। हमारा काम तो बन गया। अच्छा है कि मैंने आज ही जाके सारी बीज लगा के आ गए। अब बस बारिश होने का इंतजार है। अरे ये क्या हुआ? बारिश तो दूर की बात है, एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। लेकिन कल तो बरसात के बादल मैंने देखे थे और तेज हवा भी चल रही थी। अरे रतन भाई, तुम चिंता मत करो, अभी तो बरसात का मौसम आने में थोड़ा सा देर है। आज नहीं तो कल बरसात हो ही जाएगी। तुम धैर्य रखो दोस्त। लेकिन कहीं महीने बीत जाने के बाद भी बरसात नहीं आई, जिसके चलते गांव में सूखा पड़ गया और सारी फसल सूख के बर्बाद हो गई। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैं तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? अरे रतन भाई, तुम अकेले ही बर्बाद नहीं हुए हो, हम सब भी बर्बाद हो चुके हैं। पिछले साल ज्यादा बरसात के कारण और इस साल बिन बरसात के कारण हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब हम सब रास्ते पे आ चुके हैं। अरे भाई, अब होनी को कौन टाल सकता है? चलो, अब किया भी कहा जा सकता है। जितना है उतने से ही घर चलाना पड़ेगा। अब मुझे तो लगता है मुझे भी जमीन भी बेचना पड़ेगा ताकि कुछ और महीने चल जाए। हाँ भाई, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जमीन बेच दूं, क्योंकि इसे रख के तो और कोई फायदा नहीं है। जब किस्मतें हम लोगों के साथ नहीं दे रही है तो हम क्या करें। अब चलो घर, किया भी कहा जा सकता है। देखते हैं सेठ धनीराम कितने पैसे देते हैं मेरी इस जमीन के।
हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने। मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ। अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा। सेठ धनीराम के पैसे की बात तो छोड़ ही दो, मैं तो एक हफ्ते तक अपना घर भी नहीं चला पाऊंगा। अब तो वो सेठ मेरा जमीन और घर मुझसे छीन ही ले गए। मैं क्या करूं? मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूं। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा है। हाँ भाई, 2 महीने बीत चुके हैं, अब जल्दी से मेरे पैसे मुझे दे। अरे नहीं दादा, असल में बात ऐसी है कि ब्रेक भाई, अगर अगले हफ्ते तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल करने वाला हूँ, ये बात समझ ले। अगर अगले हफ्ते के अंदर मुझे मेरे पैसे तूने वापस नहीं किए तो मैं आदमियों लेके जाऊंगा और तुझे मार के सारे पैसे वसूल करके लाऊंगा। अब कुछ नहीं हो सकता मालती, मुझे माफ कर देना। हम लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। अरे अरे क्या हुआ? आप वैसे क्यों बात कर रहे हैं? और क्या करूं मैं मालती, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। पिछले साल ज्यादा बरसात होने के कारण और इस साल बिन बरसात के कारण हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब हम 1 रुपया की भी नहीं कमा पाएंगे फसल बेच के। अब हम कैसे तुम्हारे गहने छुड़ाए, कैसे सबका कर्जा मिटाए और कैसे उस धनीराम के पैसे उसे लौटाए। वो धनीराम तो बहुत ही क्रूर इंसान है। वो तो जरूर हमारी घर और जमीन पे कब्जा कर लेगा। वो तो किसी को नहीं बख्शता। अब हम क्या करें मालती, हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। अब मैं भी किसी काम का नहीं रहा। पता नहीं अब मैं क्या करूं, तुम्हें कैसे रखूं खुश। अब तो हम रास्ते पे आ जाएंगे मालती। अजय, आप चिंता मत कीजिए जी, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, वो कभी हमारा ऐसे बुरा नहीं कर सकते। हाँ मालती, अब तो बस उम्मीद ही बाकी रह गई है, क्योंकि अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। देख भाई, मैं इसके 8,000 से ज्यादा नहीं दूंगा और तेरा कर्जा है 12,000 और 4,000 का हिस्सा भी जुगाड़ करके मुझे दे। लेकिन सेठ जी, खेतीबाड़ी छोड़ के ये बस जमीन ही मेरे हक में था और वो भी मैंने आपको सौंप दिया। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो सब तो मुझे नहीं पता। जो कर्जा तूने उधार लिया है तुझे वो चुकाना ही पड़ेगा। कहीं से भी 4,000 जुगाड़ कर ला, वरना मैं तेरी घर भी छीन लूंगा तुझसे। हे भगवान, ये तूने कैसा दिन दिखाया। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। सेठ जी, ये लीजिए मेरी जमीन के कागज और मेरा कर्जा था 17,000 रुपए और मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं, तो इसलिए मैं अपनी बीवी और माँ के कुछ गहने लाया हूँ। इसको बेच के आप 7,000 रुपये ले लीजिएगा, क्योंकि इसकी कीमत 7,000 रुपये तो हो गए ही। हाँ ठीक है, अब जा, लेकिन याद रहे अगर इसमें खाद खूब मिलाया हुआ मिले तो मैं तेरा भी घर छीन लूंगा। अरे सेठ जी, बाकी सब का हिसाब तो चुकता हो चुका है, लेकिन ये रतन का अभी तक हिसाब चुकता नहीं हुआ। हाँ, पर अभी रतन के दिए हुए समय में कुछ वक्त और बाकी है। सेठ जी, मुझे नहीं लगता कि वो इतने कम समय में इतने सारे पैसे आपको लौटा पाएंगे। उसको अपने जमीन से हाथ धो के बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास और कुछ तो है नहीं देने के लिए, और लगे हाथ तो उसका घर भी उससे चला जाएगा। ये बात तो सही बोला तूने। अब उस रतन की ईमानदारी मैं निकालूंगा। बड़ा ईमानदार बना फिरता है गांव में। सेठ जी, लेकिन रतन को अब तक तो आ जाना चाहिए था, क्योंकि उसके पास तो और कुछ है नहीं करने के लिए।
तो वो अभी तक आया क्यों नहीं अपनी जमीन का कागज देने के लिए? होगा कहीं पे पड़ा हुआ भीख मांग रहा होगा। खैर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे मेरे पैसे ना मिले तो मैं जमीन और घर उससे उसका छीन लूंगा। अरे क्या हुआ जी, इतने धूप पे आप मुंह लटका के क्यों बैठे हैं बाहर? और कर भी क्या सकता हूँ मालती, आज का ही खाना बचा है, कल से तो हमें भूखे पेट रहना पड़ेगा। इसीलिए सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। अरे आप भी ना हमेशा गलत सोचते रहते हैं। जेल कल था कल देख लेंगे। अब आइए, मैं खाना लगा दिया हूँ, खा लीजिए। आज तो खा लूँगा मालती, लेकिन कल क्या खाऊंगा? पर तुम्हें भी भला क्या खिलाऊंगा? अरे पहले आज तो खा लीजिए, फिर कल का कल देखा जाएगा। चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। नहीं मालती, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो हम उधार भी नहीं ले सकते किसी से। पूरे गांव में ऐसे ही हम लोग का उधार भरा पड़ा है। रघु राधा भी अब हमारे पूरी झार में नहीं हिलेगे। कल से तो हमारे घर पे चावल हाड़ी पे चढ़ेगे ही नहीं। कल से हम खाएंगे क्या? बेटा, क्या घर पे कोई है? कौन है भाई इस दोपहर को? हाँ बताइए, क्या काम है आपको? बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कृपा करके कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। इस धूप में तो मेरा सर भी चकरा रहा है। अगर तुमने इस भूखे की मदद की तो भगवान तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। अरे यार, कहाँ से आ जाते ये सब लोग। मेरे पास कुछ नहीं है, जाइए यहाँ से। बेटा, तुम्हें देख के तो लगता है तुम बहुत ही अच्छे घर से हो, तो तुम एक बूढ़े बाबा को एक वक्त का खाना नहीं दे सकते हैं? ए बुढ़े, तू ज्यादा बात मत कर, और जब मेरा दिमाग घूम गया ना तो अपने आदमियों से तुझे मार खिलवा दूंगा। चुपचाप निकल जाए यहाँ से। बेटा, तुम तो अपने पैसों के घमंड में चूर हो चुके हो, कहीं ये घमंड ना तुम्हें ले डूबे। बुढ़ा तू जाता है या मैं अपने आदमियों को बुलाऊं? ये लीजिए, खा लीजिए। बेटा, क्या कोई घर पर है? आप रुकिए, मैं देखती हूँ कौन आया है। जी बताइए, क्या काम है आपको? बेटी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दो। इस बूढ़े साधु की मदद करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। अरे मालती, क्या हुआ? कौन आया है? जी, एक बूढ़े साधु बाबा आए हैं। रुको, मैं आ रहा हूँ। हाँ बाबा, बोलिए। बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। इस भूखे प्यासे को इतने धूप में अगर तुम कुछ खाने के लिए दोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा, हम सच में आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त सच में हमारे पास कुछ नहीं है। इसका मतलब मुझे यहाँ से भी भूखे पेट लौटना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बाबा, आपको भूखे पेट लौटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रुकिए, मैं आपके लिए खाना ला के देता। लेकिन वो तो आपके लिए है। आप क्या खाइएगा तब अगर आप बाबा को ये दे दे?
मालती, ऐसे भी तो कल से भूखा ही रहना है, उससे अच्छा आज से ही रह ले, क्या फर्क पड़ता है। बाबा आप रुकिए, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। और फिर रतन घर के अंदर जाकर अपना खाना लेकर साधु बाबा को दे आता है। बेटा, आज तुमने एक भूखे साधु की भूख मिटाई है। इस मिट्टी में तुम्हारे जैसे इंसानों की हमें जरूरत है बेटा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं बाबा, ये तो मेरा कर्तव्य था। और इंसानी अगर इंसान का मदद नहीं करेगा तो वो कैसा इंसान। बेटा, मेरे पास तुम्हारे दुख हटने के लिए कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। ये कहने के बाद साधु अपने झोले से एक बांसुरी निकाल के रतन को देता है। बांसुरी? पर बाबा मुझे तो बांसुरी बजाना नहीं आता, ये लेके मैं क्या करूँगा? तुम्हें इसको बजाने के लिए इसे सीखने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम बस सच्चे दिल से इसमें होठ लगाना अपनी, बाकी बांसुरी खुद ब खुद सुर देने लगेगी। अब ठीक है, आपका शुक्रिया बाबा, मैं इसे जरूर इस्तेमाल करूंगा। और हाँ बेटा, इसे कोई मामूली बांसुरी समझने की गलती मत करना। चाहे कितनी भी बंजर जमीन क्यों ना हो, चाहे बरसात के कारण पूरा जमीन बह क्यों ना गया हो, अगर तुम ये बांसुरी लेके उस बंजर या बह गई हुई जमीन के पास जाके बजाओगे सच्चे दिल से, तो फिर 3 दिन के अंदर ही उस खेत में फसल उगाएगी, चाहे वो कोई भी फसल क्यों ना हो। क्या बस 3 दिन में ही फसल उग जाएगी? पर ये कैसे संभव है? इस दुनिया में ऐसे बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं पता बेटा, उसमें से ही ये एक है। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हमेशा सच्चाई के रास्ते पे रहना, कभी भी बुराई का ख्याल भी अपने दिल में मत लाना। खैर, अब मैं चलता हूँ। ये बांसुरी मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है, इसका सही से इस्तेमाल करना। ठीक है बाबा, आपका शुक्रिया। उसके बाद बूढ़ा साधु गाना गाते गाते वापस जाने लगा। अजी, ये बांसुरी सच में जादुई है या नहीं, ये तो पता करने के लिए अभी आपको खेत में जाना पड़ेगा। अगर बांसुरी बजाते ही उस फसल उगाए तो इसका मतलब ये बांसुरी सच में काम की है। हाँ मालती, अब तो यही आपकी उम्मीद बची है। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी खेत से होके आता हूँ। और फिर रतन वह बांसुरी लेकर खेत की ओर जाने लगता है। उसे बांसुरी की आवाज बहुत मधुर थी, लेकिन खेत में कुछ खास बदलाव रतन को दिखा नहीं। अरे मुझे तो कोई भी फर्क नहीं दिख रहा है जमीन पे। ओह, मैं ही पागल था कि इसे सच मान बैठा। खैर, अब किया भी क्या जा सकता है। चलो घर ही चलता हूँ। अरे रतन भाई, कहाँ हो रहे? जल्दी आओ। हाँ भैया बोलिए, क्या हुआ है? ऐसे क्यों बुला रहे हैं आप मुझे? अरे अब मैं क्या बताऊं, तुम बताओ भैया, क्या चमत्कार किया कि अकेले तुम्हारी ही जमीन में इतने सारे फसल उगाए हैं? क्या चमत्कार किया भाई रतन, हमें भी बताओ थोड़ा। और इसके बाद लखन की बात सुनकर मालती और रतन हकचकित हो जाते हैं और फिर रतन खेत की ओर जाने लगता है। फिर वे खेत जाकर बिल्कुल ही चौंक जाता है।
हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। तेरा बहुत धन्यवाद भगवान। आखिरकार तूने मेरी बात सुन ली। मतलब यो बांसुरी सच में जादुई है। मतलब इस बांसुरी की वजह से सच में मेरी खेत में फसल उगेगी। धन्य हो बाबा, धन्य हो। अब तो मैं उस दुकानदार के भी पैसे चुका पाऊंगा और धनीराम जमींदार के भी पैसे चुका सकता हूँ। और ऐसे ही दिन बीतने लगे। रतन अब खूब मेहनत से खेत में काम करता। फिर बांसुरी बजा के 3 दिन बाद जो फसल तैयार होता उसको मालती और रतन दोनों जाकर बाजार में बेचते। और ऐसे ही धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी और खुशी हफ्तों के अंदर वे दुकानदार के पैसे भी देने के काबिल बन गए। अरे क्या हुआ रे रतन, कल तक तो तेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और आज भर में ही तूने इतने सारे पैसे उधारी चुकता कर दिया और नगद में सामान भी ले जा रहा है। क्या चक्कर है रे? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या तेरी? अरे नहीं दादा, कोई लॉटरी नहीं लगी है। ये तो बस भगवान की कृपा है। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं बहुत देर हो रही है मुझे। ये कहकर रतन अपने घर की ओर जाने लगता है। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि सेठ धनीराम का हिस्सा भी वहीं पर बैठा उसकी सारी बात सुन रहा था। क्या? लेकिन उसकी तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी, तो फिर वो कहां से इतने सारे पैसे लाएगा? बस यही नहीं, मुझे तो खबर मिली है कि वो 1 हफ्ते के अंदर आपके ही पैसे चुका सकता है। लेकिन ये कैसे संभव है? उस रतन के पास इतने सारे पैसे अचानक से कहां से आ गए? सेठ जी, मुझे तो लगता है उसे कोई ना कोई 2 नंबर का काम हाथ लगा है, और ना इतने सारे पैसे एक साथ आना तो मुमकिन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रतन से ईमानदार इंसान कोई नहीं हो सकता। चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन 2 नंबर का काम नहीं करेगा। तो फिर क्या है असली वजह? देखिए जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, वो सब कुछ एक ना एक दिन जरूर ठीक कर देंगे। अब हम बेफिक्र होकर रह सकते हैं। अब हमें किसी भी कर्जे की चिंता नहीं है और कुछ ही दिनों के अंदर हम धनीराम के भी पैसे चुका सकते हैं। हाँ मालती, तुमने बिल्कुल सही कहा। बस वो धनीराम के ही पैसे चुकाना बाकी है और आशा करता हूँ अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले हफ्ते तक मैं धनीराम के पैसे चुका सकता हूँ। ये लिए सेठ जी, ये रहे आपके पूरे पैसे। आज से मैं आपके कर्ज से पूरी तरह से मुक्त हो चुका हूँ। अब मेरे ऊपर आपका कोई कर्ज नहीं है। अरे वाह रे रतन, बहुत बढ़िया, तूने समय से पहले ही मेरे पैसे चुका दिए। लेकिन तेरी क्या कोई लॉटरी वॉटरी लगी है? इतने सारे पैसे तुझे अचानक से कहां से मिल रहे? अरे सेठ जी, कोई लॉटरी नहीं लगी, ये तो बस मेरे खेत के फसल बेच के मुझे मिले हैं। लेकिन इस बार तो गर्मी की वजह से सारे खेत सूख चुके हैं, तेरे खेत कैसे ठीक है? अरे सेठ जी, ये तो भगवान की कृपा है। अच्छा ठीक है, अभी मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। देखिए सेठ जी, रतन तो आपको भाव भी नहीं दे रहा है। हाँ, अब तो इस रतन का कुछ करना ही पड़ेगा। पता लगाना ही पड़ेगा कि ये रतन असल में पैसे लाते कहां से है।
मालती, तुम्हें उस समय वहां पे होना चाहिए था। धनीराम का चेहरा ना पूरा उतर चुका था जब मैंने उसे पैसे लौटाए। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। वो सब तो ठीक है, लेकिन पूरे गांव में अभी आपकी चर्चा हो रही है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए हमें। नहीं नहीं मालवी, अब ऐसे कुछ नहीं होगा। अब हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपने काम पे ध्यान देना है। और उसी तरफ सेठ धनीराम अपने एक आदमी को रतन के पीछे लगा देता है, ये पता करने के लिए कि वो ऐसा क्या करता है जिसके वजह से उसकी फसल इतनी जल्दी होती है और इतनी अच्छी होती है। बांसुरी? पर बांसुरी क्यों बजा रहा है वो बेवकूफ? अरे सेठ जी, छोड़िए ना इस बेकार बांसुरी की बात। मुझे लगता है वो जरूर कोई ना कोई महंगा सार अपने जमीन पे यूज कर रहा है, इसलिए उसका जमीन इतना तरोताजा रहता है और उसमें इतना अच्छा फसल उगता है। अच्छा ठीक है, तो फिर भी उसका ऊपर नजर रखते रहे। देख वो क्या करता है, कोई अलग से साथ ढालता है या क्या कर रहा है, मुझे आके बता। लेकिन लगातार कुछ हफ्तों तक नजर रखने के बावजूद भी उसे अलग कुछ नहीं दिखता और वही जाकर वो अपने सेट को बताता है। क्या बस 3 दिन के अंदर उसका फसल तैयार हो चुका है? लेकिन ये कैसे संभव है? कहीं ये सब के पीछे वो बांसुरी का हाथ तो नहीं? हाँ सेठ जी, अब तो मुझे भी लगता है कि वो बांसुरी लगता है जादुई है, वरना वो हर बार वो बांसुरी का ही इस्तेमाल क्यों करता है? अगर ऐसी ही बात है तो वो बांसुरी मुझे किसी भी हालत में चाहिए। मेरी भी बहुत सारी फसल बंजर पड़ी हुई है। अगर वो बांसुरी मेरे हाथ लग गया तो मैं जरूर अपनी फसल उगा सकता हूं और ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। लेकिन रतन वो बांसुरी आपको क्यों देगा? अबे घन चक्कर, वो तो मुझे नहीं देगा, लेकिन मैं तो उससे ले सकता हूं। फिर धनीराम के आदमी रात में चुपके से रतन के घर आता है और वह बांसुरी चुरा के लेकर जाता है। फिर अगली मालती, वो बांसुरी कहाँ गया? मिल नहीं रहा है, कहाँ रखे हो तुमने? कहाँ जाएगा? देखिए यही कहीं पे होगा, ठीक से ढूंढिए। नहीं मालती, मैंने हर जगह अच्छे से ढूंढ लिया है, पर वो बांसुरी मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन वो बांसुरी जा कहाँ सकती है? हमने तो किसी को भी नहीं बताया उस बांसुरी के बारे में। तो फिर वो बांसुरी अपने आप कैसे गायब हो गई? अजी मुझे ना लगता है कि बांसुरी जहाँ से आई वहीं पे वापस चली गई। वैसे भी आपका तो सारा कर्जा उतर ही चुका है, अब हम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। और वैसे भी जो पैसे अभी तक बचे हैं उसमें से अगले 2 साल तक के फसल हम उगा सकते हैं, तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मालती, तुमने सही कहा। शायद वो बांसुरी जहाँ से आई थी अपना काम करके वापस चली गई। खैर ठीक है, मैं बाजार की ओर जाता हूँ कुछ लेने के लिए। और फिर रतन दुखी मन से बाजार की ओर जाने लगता है। अब तो इस बांसुरी की मदद से मैं और ज्यादा धनी हो जाऊंगा। देखते हैं मुझे कौन रोकता है। सेठ जी, मुझे भूल मत जाना, मैं भी आपका हिसाबी हूँ, बहुत साथ दिया है आपका। उस धन से मुझे भी थोड़ा फूटी कौड़ी दे दीजिएगा। अरे हाँ भाई, तुझे कैसे भूल सकता हूँ, हर समय मांगने की आदत हो गई है तेरी। अब रुक, मुझे अपना काम करने दे। धनीराम बांसुरी बजाता तो है, लेकिन उसमें से बहुत ही तीव्र बेसुरा आवाज निकालता है,
जिसके चलते कान के पर्दे भी फट सकते हैं। अरे ये क्या बेकार बांसुरी है, इतनी बेसुरा आवाज, इसको सुन के तो लगता है मेरा कान का पर्दा फट जाएगा। और ये बोलते ही अचानक धनीराम के खेत में आग लग जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? अरे मेरी खेत में आग कैसे लग गई? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? और फिर देखते ही देखते वह धनीराम के ऊपर भी हावी हो जाती है। ये बांसुरी तो मुझे भी जला रही है। अरे बचाओ बचाओ रे कोई, अरे क्या हो रहा है? ये बचाओ बचाओ मुझे। अरे ये क्या हो रहा है? कोई तो सेठ जी को बचाओ, कोई तो बचाओ। और देखते ही देखते गांव के बहुत सारे लोग वहां पर जमा होने लगे। उसी समय रतन भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। अरे निकम्मे रकन, तेरी वजह से आज मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचाओ। मुझे तो लगा था कि ये बांसुरी जहाँ से आया है वहीं पे चला गया, लेकिन नहीं, इसे तो आपने चोरी किया था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबा ने बार बार बोला था कि अगर गलत इरादे से इसे बचाया जाए तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। इसीलिए अब आपको अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। आपकी कोई मदद नहीं कर सकता सेठ जी। और फिर धनीराम वैसे ही चला रहा, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वह मदद की गुहार लगाता रहा, पर उसे उसकी कर्मों की सजा मिल नहीं थी।